नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है 9 PM। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में फिर से बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार रात को इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां भेजा है। वे आज पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस जरूरत पड़ने पर ही इस्लामाबाद जाएंगे। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे 11-12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि ऐसी कोई बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और जो पेच फंसा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसे सुलझाने की कवायद चल रही है। पूरी दुनिया ये चाहती है कि जो संघर्ष है जो अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर उसका प्रबंधन करें, एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों देश शामिल हों। लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत, और इसमें अभी भी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि ईरान सीधे तौर पर इस बातचीत में अमेरिका के सामने जाएगा। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया। ईडी के खुलासे में यह तथ्य सामने आया है कि नक्सली गतिविधियों और धर्मांतरण के लिए विदेश से आने वाले पैसों का उपयोग किया जा रहा था। इस खुलासे ने विदेशी फंडिंग को लेकर चिंता तो बढ़ा ही दी है, अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई एक बार फिर चर्चा में है। इस बार ईडी ने किसी रसूखदार या सियासी चेहरे के घर दबिश नहीं दी, बल्कि नक्सली गतिविधि में विदेशी फंडिंग का खुलासा किया है। ईडी की जांच में ये तथ्य सामने आया कि धमतरी और बस्तर में 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि की निकासी हुई है। ये रकम अमेरिका से जुड़े विदेशी डेबिट कार्ड भारत लाकर अलग अलग राज्यों में ATM से बार बार निकाली गई। जांच में ये भी सामने आया कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच ऐसे कार्ड्स के जरिए करीब 95 करोड़ रुपए भारत में ट्रांसफर किए गए। जांच एजेंसी का मानना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नेटवर्क खड़ा करने के लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जा रहा था। संभव है कि नक्सल गतिविधियों के साथ धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी राशि का उपयोग किया गया हो। यही वजह है कि इसे ईडी ने बेहद गंभीरता से लिया है। दूसरी ओर इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और नक्सलियों के बीच साठगांठ बताया है। भाजपा ने ईडी को जांच नहीं करने देने के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा सांसद संतोष पांडे का कहना है कि नक्सलवाद और धर्मांतरण रोकने का काम भाजपा की सरकारों ने किया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ खड़ी रही, इसलिए राज्य में ईडी का रोका छेका कर रहा था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इस प्रकार से फॉरेन फंडिंग और जो आया है उसमें यहाँ के सुरजूराम टेकाम से लेकर के किन किन लोगों को दिल्ली JNU भेजने का काम उन्होंने किया, वहां कॉन्फ्रेंस में कब कब ये भाग लिए। तो ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए यहाँ ईडी से बचते रहे और जितने भी प्रकार के इस प्रदेश में हमारे वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती रही, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आया है। ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है,
क्या कर रही थी अभी तक? मतलब कुल मिलाकर ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करा ले, कौन रोका है? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद ईडी के खुलासों ने नक्सल गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप और सियासत तो तेज हो ही गई है, लेकिन अब निगाहें इस बात पर है कि आगे क्या खुलासे होते हैं और जो तथ्य सामने आए हैं उसकी जांच की आंच किस पर तेज होती है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा ने पहले ही मंडलों में अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है। अब सभी जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। भाजपा के प्रशिक्षण में क्या कुछ खास होगा? भाजपा के मिशन 2028 पर क्या कहती है कांग्रेस? रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रशिक्षण का महाअभियान चल रहा है। अब तक भाजपा ने 489 मंडलों में प्रशिक्षण का महाअभियान पूरा कर लिया है। अब जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जिलाध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी। उन्हें पार्टी की रीति नीति, इतिहास, विकास के विषय में जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान आगामी कार्यक्रमों, केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसी के साथ अगले 1 महीने के भीतर सभी जिलों में प्रशिक्षण की रणनीति भी तैयार की गई। दरअसल भाजपा की कोशिश है कि 2028 के महामुकाबले में वह प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के साथ मैदान पर उतरे। यही वजह है कि पार्टी ने पहले मंडलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम तय किया। मोर्चा प्रकोष्ठों में भी प्रशिक्षण दिया गया। अब जिला स्तरों पर भी प्रशिक्षण की शुरुआत होने जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे कहते हैं, हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। पार्टी प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को रीति नीति से लेकर इतिहास और विकास की जानकारी देती है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं, मैं एक शब्द कहता हूं बार बार कि हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। हमारे अस्त्र शस्त्र हमेशा तैयार रहते हैं। हम एनी टाइम, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक सहज सरल प्रक्रिया है, हमारी पद्धति है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, वो हम करते हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं, भाजपा की डबल इंजन सरकार में 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अब तक जनता के बीच जाने से कार्यकर्ता मुंह छिपाते रहे। अब ट्रेनिंग के माध्यम से झूठ बोलने की फिर से रणनीति बना रहे हैं। पूरे जिलों में शायद ट्रेनिंग की कार्यक्रम चला रही है। उन्हें पता है कि 2.5 सालों में जनता का उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। डबल इंजन सरकार की नाम से झूठ बोलकर जनता से वोट लिए और 2.5 साल में पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। और अब जनता तक कैसे जाए? अभी तक तो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, अब जनता तक कैसे जाए? तो उसके लिए फिर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम माध्यम से एक झूठ बोलने का एक रणनीति बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान अंतिम चरण में है। अगले 1 महीने में सभी जिलों में भाजपा का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। इसी ट्रेनिंग के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का गुर सिखाएगी, वहीं विरोधियों से मुकाबले के लिए वैचारिक तौर पर भी तैयार करेगी। अब धरातल पर इसका कितना लाभ पार्टी को होगा, यह जरूर देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर। मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया अब स्वामी हर्षानंद गिरी बन गई हैं। बीते दिनों अक्षय तृतीया के अवसर पर उन्होंने उज्जैन में संन्यास ले लिया। संन्यास की प्रक्रिया को पूरा करते हुए उन्होंने अपना पिंडदान भी कर दिया। हर्षा के इस कदम के बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में है। इससे पहले वो प्रयागराज कुंभ के दौरान चर्चा में आई थी। कौन है हर्षा रिछारिया, उससे जुड़े विवाद क्या है और क्या होता है संन्यास? रिपोर्ट में देखिए। एंकर और मॉडल से सन्यासी बनी हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली हर्षा रिछारिया पहली बार प्रयागराज कुंभ के दौरान सुर्खियों में आई थी। 4 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में हर्षा संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी, जिसके 1 साल बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया।
जनवरी 2025 से पहले हर्षा रिछारिया एंकरिंग और मॉडलिंग करती थी। साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में नजर आती थी। 4 जनवरी को हर्षा रिछारिया भगवा वस्त्र धारण किए हुए संतों के साथ नजर आई। प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के रथ पर साध्वी के रूप में दिखी। मीडिया को बताया कि उन्होंने दीक्षा ले ली है। प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी के रूप में नजर आई हर्षा का 1 साल में ही हृदय परिवर्तन हो गया। माघ मेले में जमीन आवंटित न होने से दुखी होकर उन्होंने कह दिया कि वे धर्म के प्रचार से पीछे हट रही हैं, एंकरिंग की दुनिया में लौट जाएंगी। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। 12 जनवरी 2026 को हर्षा का ये बयान सामने आया था, जिसके बाद ऐसा लगा कि वे अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में लौट गई हैं। लेकिन अप्रैल 2026 में एक बार फिर साध्वी की वेशभूषा में हर्षा की वापसी हो गई। इस बार उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन उज्जैन में संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्हें मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज ने संन्यास दीक्षा दी, जिसके बाद अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। संत समाज नाराज है, वहीं हर्षा ने भी पलटवार किया है। प्रयागराज महाकुंभ को बिगाड़ने के बाद अब उनको ये लग रहा है कि अब उज्जैन का कुंभ किस तरीके से बिगाड़ा जाए। तो उज्जैन में आकर पूज्य स्वामी जी से वो कोई संत तो सरल होते हैं, उनसे फिर से संन्यास दीक्षा ले ली और वहां अपना पिंडदान भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। वायरल हो गई कि साहब हर्षा रिछारिया ने फिर से संन्यास लिया। अरे मूर्खों, संन्यास एक बार लिया जाता है जीवन में। 1 साल यहाँ रहने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपका एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए। अब मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ जिसको कोई लाखों करोड़ों रुपए की दान दक्षिणा दे। मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ। मैं अब धर्म के प्रचार को विराम नहीं दूंगी। इसको अब हम दुगनी स्पीड से करेंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ करेंगे। संन्यास के बाद अब हर्षा रिछारिया को नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरी मिल गया है। दूसरी तरफ उनका विरोध भी हो रहा है। इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर सही मायनों में संन्यास क्या है। संन्यास की प्रक्रिया और नियम। आंतरिक विरक्ति। संन्यास केवल बाहरी वस्त्र बदलने या घर छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन के स्तर पर झूठ और हठ को त्यागने की प्रक्रिया है। अंतिम आश्रम। हिंदू धर्म के 4 आश्रमों में यह सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है, जहां व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन हो जाता है। 3 इच्छाओं का त्याग। पारंपरिक रूप से संन्यास का अर्थ 3 प्रमुख सांसारिक इच्छाओं का त्याग है: पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक प्रसिद्धि की इच्छा। जीवन का उद्देश्य। सन्यासी का जीवन निष्काम भाव से ईश्वर के स्मरण और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित होता है। पहले साध्वी और अब सन्यासी के रूप में सामने आई हर्षा क्या सन्यास के नियमों का पालन कर पाएंगी? सन्यासी व्यक्ति पब्लिसिटी से दूर रहता है, लेकिन हर्षा से स्वामी हर्षानंद गिरी बनने के बाद भी वे इस नियम का पालन करती तो नजर नहीं आती। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता बरकरार है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री एक बार फिर चर्चा के केंद्र में। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत दुर्गा शक्ति स्थल और धर्म सभा के शिलान्यास कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिस पर बहस छिड़ सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जब देश में कोई आपदा आती है तो लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता नहीं भागता, बल्कि लोगों की जान बचाने पहुंचता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपील करते हुए कहा, 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा RSS को दे दो ताकि वो समाज सेवा और लोगों की रक्षा कर सके। जितने भी स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं। यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना, तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत।